हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से हमारा जो चैप्टर है वो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, वो है हैंस एग इज, यानी कि हैन का जो एग है वो क्या है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टिश्यू, यानी हैन का जो एग है वो एक टिश्यू है, एक ऊतक है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ऑर्गन, कि हैन का जो एग है वो क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। थर्ड हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे वर्ड आया है थर्ड ऑप्शन। तो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगा। हमने अगर बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और ऐसे ही ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हैन का जो एग है वो ऑर्गन सिस्टम है या फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेल है। तो सेल है यहाँ पे हमें बताना है। अब हमें देखना है कि क्या होता है। सबसे पहले हमें एग को देखना है, एग क्या है, एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो है सेल। हैन का जो एग है वो क्या है, एक सेल है। अब इसी में से आपको क्या करना है, ये जो चार ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से आपको देखना है कि किस प्रकार से सेल से क्या होता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। यानी कि अगर हमने अभी बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन वहाँ पे इंक्लूड थे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया था, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें से आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल, यानी कि सेल यानी कि कोशिका को ऑब्जर्व करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन होता है। सबसे पहला होता है बैरोमीटर, सेकंड होता है माइक्रोस्कोप, थर्ड होता है पेरिस्कोप, और लास्ट होता है टेलीस्कोप। तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा, जैसे ही आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम सेल को देखने के लिए किसका यूज कर रहे थे, माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे। कब आपने माइक्रोस्कोप वर्ड सुना था, जब आपने देखा था कि जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, जो पेड़ की जो छाल होती है उसे क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा। तो तब उन्होंने क्या की, वहां पे सेल की खोज की थी। किस प्रकार की सेल की खोज की थी, वो डेड सेल्स थी। तो उन्होंने किसका यूज किया, वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज किया था उन सेल्स को देखने के लिए। क्या करता है माइक्रोस्कोप, जो बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं उन्हें बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक की बात हमने कर ली है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, चलिए आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज सिंथेसाइज लिपिड। अब आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो लिपिड का फॉर्मेशन करती है। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, हमने पहले बात की थी कि सेल के टाइप की, कि एक सेल है या बहुत सारे सेल हैं। फिर हमने बात की थी कि सेल किस किस चीज से मिलके बनी है। हमने कहा था कि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, सबसे बाहरी जो कवर है सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो लिक्विड जैसा तरल पदार्थ है उसे हमने क्या कहा, उसे हमने साइटोप्लाज्म कहा। हमने कहा बीच में क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यही बात हमने की थी। सेम बात कहाँ पे करेंगे, एनिमल सेल में करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेल वॉल है उसे हटा देंगे। तो उसके बाद हमने क्या कहा था, सेल के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो फंक्शन चलते रहते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनेली पढ़ी थी हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने, गोल्गी पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था,
बहुत सारे हमने वहाँ पे लाइसोसोम पढ़ा था, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, और साथ ही हमने उनके फंक्शन भी देखे थे, कौन सी ऑर्गेनेली क्या फंक्शन वहाँ पे कर रही है। अब हमें बताना है कि लिपिड का फॉर्मेशन कौन सी ऑर्गेनेली कर रही है। आपके पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहला कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER कहा था, इसे हमने क्या लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में SER लिखा था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला हमारा ऑप्शन होता है। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। सी है गोल्गी apparatus और डी है लाइसोसोम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। कहाँ रहती हैं ये, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज वहाँ पे रहती हैं। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्म, ये दोनों ही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 2 पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, आपको बताया गया था। सबसे पहला आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है। किस प्रकार का होगा, स्मूथ यहाँ पे होता है। उसके बाद हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ होगा। क्यों रफ होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं, इसलिए ये क्या होगा, रफ होगा। थर्ड गोल्गी apparatus होता है और लास्ट है लाइसोसोम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए। हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो लिपिड के निर्माण में वहाँ पे अपनी भूमिका को निभाती है या फिर लिपिड के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स लगे होंगे। तो ये आपको दोनों का पता होना चाहिए कि दोनों का फंक्शन क्या है। आपने क्या करना है, अपने आंसर को अपनी कॉपी में टिक करना है। चलिए, इसका आंसर हमें पता चल गया है। अब हम इसका क्या देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो आप देखेंगे लिपिड आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER के द्वारा क्या होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप देखेंगे वाइल द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER सिंथेसाइजेस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये हमारा क्या हो गया है, अटैच टू देम। आपको ये भी बताया गया है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि किससे अटैच है ये जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब हमारे पास आया है कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से हमें बताना है कि लाइसोसोम का फंक्शन कौन सा नहीं है। सबसे पहला हमारे पास आता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। क्या होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम में हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, सही बात है, ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा। सेकेंड हमने कहा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस। अब ये क्या करता है, जैसे जो पैथोजेंस होते हैं, सेल में कोई ऐसा पैथोजन आ गया, क्या होते हैं पैथोजन, जो क्या करते हैं कि बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या करेगा, ये जो पैथोजेंस हैं इन्हें अपने अंदर ले लेगा और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं यानी कि पाचक रस होते हैं, इन पैथोजेंस को क्या करेंगे, किल कर देंगे और जो सेल है उसे सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी सही लग रहा है। थर्ड हमारे पास आता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
चलिए इसे बाद में देखेंगे, पहले हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, डाइजेस्ट बॉर्न आउट सेल्स। ये क्या करता है कि जो भी सेल का क्या होता है, अगर आप अपशिष्ट कहें, क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर हमने पूरी बॉडी के बारे में बात की तो बॉडी का भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बॉडी प्रोड्यूस करती है, वैसे ही सेल भी करेगी। तो ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। यानी हमारे पास जो सी ऑप्शन आता है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। बाकी ये सारे एक ही बातें कर रहे हैं, या कहीं पे फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, जो पैथोजेंस हैं उन्हें किल किया जा रहा है, और नीचे भी यहाँ पे भी क्या है, डाइजेशन की ही बात हुई है। तो इनमें से सबसे अलग जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस की कहीं बात नहीं की है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस की बात वहाँ होगी जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। कि सी किसका फंक्शन नहीं है, लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है, यानी कि लाइसोसोम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता है। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो हम पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स इन अ सेल। क्या करता है लाइसोसोम, अब आपको क्या है, आपको इनमें से ये बताना था इसका फंक्शन क्या नहीं है। और बाकी जो तीन यहाँ पे आ गए हैं, तो बाकी तीन जो ऑप्शन है वो क्या आए हैं कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। आपके पास दोनों ही आंसर आ रहे हैं, एक तो आपने देखा कि क्या नहीं कर रहा है, और दूसरा आपके पास क्या आया कि जो लाइसोसोम है वो क्या कर रहा है, यानी उसका फंक्शन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में भी आपके पास फंक्शन आता है कि आपको बताया जा रहा है जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स इन अ सेल, यानी सेल में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है और उनका पाचन करता है। सेकेंड आप देखेंगे, दे ऑल्सो हेल्प द सेल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द पैथोजन। सेकेंड काम क्या करेगा, ये पैथोजन से हेल्प प्रोवाइड कराएगा, पैथोजन से क्या करेगा, सेल को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि जो भी पैथोजन है वो अगर सेल में एंटर हो गया है, सेल के अंदर आ गया है, तो सेल को नुकसान ना पहुंचा सके। थर्ड बात हमने क्या की है, बाय परफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स अलोंग विद द पैथोजन कॉल्ड फैगोसोम्स। तो क्या होता है कि ये क्या करता है, पैथोजेंस को खाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फैगोसोम्स कहते हैं। दे ऑल्सो एड इन अ रिसाइक्लिंग प्रोटीन एंड डाइजेस्ट वर्न आउट सेल, हैंस दे आर नोन एज अ सुसाइडल बैग्स। अब इन्हें क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। किसे, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं, क्या होता है सुसाइडल बैग्स का मतलब, हम इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी कुछ एंजाइम्स होते हैं, और कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। अगर कभी क्या होता है, इन केस ये जो लाइसोसोम है ये फट जाते हैं, तो इनके अंदर का जो लिक्विड है, जो एंजाइम्स है, वो बाहर आ जाते हैं सेल में, और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनका फंक्शन ही क्या होता है, उनका कार्य क्या है, डाइजेस्ट करना। जो भी लाइसोसोम के अंदर आ रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है। तो वो जो लिक्विड है अगर वहाँ पे क्या होता है, वो सेल में आ जाता है, तो पूरी सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बट दे डू नॉट एड इन द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लाइसोसोम है उसका फोटोसिंथेसिस में कोई भी कार्य नहीं है, ये कोई भी रोल वहाँ पे प्ले नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको लाइसोसोम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, इसलिए आप ये सभी नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यानी कि उस तरल का हमें नाम बताना है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन और क्या होता है न्यूक्लियस, हम सारा पढ़ चुके हैं। हमने कहा ये क्या है, कोई सेल है और ये है सेल मेम्ब्रेन।
ये है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हम एनिमल सेल को शो कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर हम प्लांट सेल को शो करेंगे तो हमें यहाँ पे सेल वॉल को भी बनाना पड़ेगा। हमने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर का न्यूक्लियस है, और इसके बीच में कुछ क्या होता है, लिक्विड होता है। हम सब ने पढ़ा है इसके बीच में एक लिक्विड होता है। तो उस लिक्विड को क्या कहा जाता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला आता है कि क्या इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेकेंड आता है क्या इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, थर्ड आता है क्या इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और लास्ट आता है क्या इसे सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम सबको पता है, हम इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, ए आएगा। आंसर हमारा ए होगा, यानी कि इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। आंसर हमारा क्या आया, ए आया। बहुत इजी था। अब हमने क्या किया, पूरी सेल को पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब हम अगर कहें कि सेल ऑर्गेनेली कहाँ रहती हैं, तो कहाँ रहती हैं, इसी साइटोप्लाज्म में रहती हैं। सेल ऑर्गेनेली यहीं रहेंगी। अगर हम एंडोप्लाज्म की बात करें तो ये न्यूक्लियस से अटैच रहेगा, उसके बाद यहाँ पे गोल्जी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, और बहुत सारी ऑर्गेनेली यहीं पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो कह रही है राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। पहला ये कह रहा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर रहते हैं। क्या बात की थी हमने जब राइबोसोम के बारे में बात की थी, हमने कहा था कि ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए रहते हैं, क्रोमोसोम की वहां पे बात नहीं आई थी। तो यानी हम जो पहला है उसे हटा सकते हैं। सेकंड कह रहा है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब ये बात बहुत अजीब हो गई है कि सेल क्या है, सेल न्यूक्लियस में रहता है, जबकि हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है। ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत कह रहा है कि सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अभी हमने क्या बात की थी, हमने यही कहा था कि ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेल है, सेल न्यूक्लियस में रहती है, तो पूरी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। अब ये कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, और लास्ट क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। अगर हम सेल को देखें, सेल मेम्ब्रेन क्या है, यही सेल मेम्ब्रेन है। क्या कर रहा है, पूरी सेल को सराउंड कर रहा है, पूरी सेल को घेर रहा है। सही बात है। अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लगा था, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये हमारे ऑप्शन आ गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, बी कह रहा है फर्स्ट और सेकंड सही है, सी कह रहा है थर्ड और फोर्थ सही है, और डी कह रहा है कि ओनली फोर्थ ही सही है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट तो पहले ही हमारा गलत हो गया था, तो जिसमें फर्स्ट आएगा पहले हम उस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, गलत था। इसमें भी पहला आ रहा है तो ये हम हटा देंगे। उसके बाद हमने बात की थर्ड की, तो थर्ड का भी जो ऑप्शन था वो गलत था, तो ऑप्शन हमारे पास सही क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास सही आया डी। और डी क्या कह रहा है कि ओनली फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को सराउंड करती है, यानी कि सेल को घेरती है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बहुत इजी है, इसी की बात अभी हमने कर ली है। कह रहा है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है गोल्जी अपैरेटस, सेकंड है प्लास्टिड,
सी है लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी अभी हमने बात की थी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे। सेकेंड जो आंसर हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है तब से एक ही बात बोली है कि जो सेल है वो क्या है, जीवन की इकाई है, बल्कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सही कह रहे हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। सही बात है। सेकेंड जो स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास वो कह रहा है ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि जो सेल्स होती हैं, जो सेल डेवलप होती हैं, वो पुरानी सेल से डेवलप हो रही हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका जो निर्माण है वो सिंगल सेल से हुआ है, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अब जितनी भी सेल डेवलप होंगी उसी सेल से डेवलप होंगी। कैसे होंगी, क्योंकि उस सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, यानी वो सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। तो उसी सेल से क्या हो रहा है, बहुत सारी सेल का निर्माण हो रहा है। यही बात आपको बताई जा रही है कि जो भी सेल डेवलप होती है वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उन्हीं से उनका डेवलपमेंट होता है, उन्हीं से उनका क्या होती है, ग्रोथ होती है। अभी तक हमें सही स्टेटमेंट ही मिली है। सी आप देखेंगे ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल। अब ये क्या कह रहे हैं, जितने भी लिविंग हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या सबके पास सेल वॉल होती है, तो ये आपको क्या करना है, सोचना है। और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो निर्माण है वो सेल से बना हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाती है जब यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कौन है, सेल है। हमने कहा कि लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो ये जो स्टेटमेंट फोर्थ कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल्स, यानी कि जितने भी जीव हैं उनका जो निर्माण है वो कोशिका से हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। ए और डी जो ऑप्शन है वो एक ही बात कह रहे हैं, बस क्या हो रहा है कि उन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया, भाषा को चेंज कर दिया, बाकी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम ही बात कह रहे हैं। या फिर अगर आप बी को भी कहें तो बी भी घूम फिर के एक ही बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, जो पहले वाली जो सेल थी, उन्हीं से सेल का निर्माण हो रहा है। ये भी तो वही कह रहा है कि जो एक सेल थी जिसे हम क्या कह रहे थे, बेसिक यूनिट कह रहे थे, उसी से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है। यानी कि तीनों चीजें कह तो एक ही चीज रही है, लेकिन क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का चेंजेस है। अब हमारे पास आता है सी। क्या कह रहा है सी जो ऑप्शन है, ये कह रहा है ऑल लिविंग सेल्स, ये कह रहा है ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल, कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें सेल वॉल होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं था। हमने क्या बात की थी, सेल वॉल किस में होगी, सेल वॉल होगी प्लांट में। जब हमने एनिमल सेल की बात की थी तो वहां पे कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई दी थी। हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि सभी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन सभी में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, यानी पहला है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हमें दोनों में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि हल्का सा छोटा सा इन दोनों का इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप पढ़ेंगे द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक तरल पदार्थ होता है जो कि किस किस के बीच में रहता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ये बात हमने अभी कर ली थी। सेकेंड आप देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स।
अब ये क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म बना होता है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है। कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इसमें बहुत सारी क्या होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज रहती हैं। क्या क्या नाम है उनका? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई हैं, राइबोसोम्स हो गए हैं, एक्सेट्रा ऑफ अ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये सारी ही चीजें कहाँ पे रहती हैं? साइटोप्लाज्म में रहती हैं। ये तो था साइटोप्लाज्म। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अब न्यूक्लियस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। यानी कि जीवित कोशिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। लेकिन आप देखेंगे इट इज लोकेटेड एज द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के सेंटर बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पे? जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से किस मेम्ब्रेन के द्वारा ये अलग रहता है? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इट कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहता है कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये तो क्या था? दोनों का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, एक शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हम क्या करेंगे? कुछ डिफरेंस देख लेंगे। किस किस चीज में डिफरेंस देखेंगे? हम देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में। अभी तक हम देख रहे थे कि प्लांट सेल की में ये गुण पाया जाता है, एनिमल सेल में ये गुण पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे? कुछ डिफरेंस को उनमें देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल में, तो आप पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट, द आउटरमोस्ट कवरिंग इज अ सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हमें पता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहरी जो कवर होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार रिपीट होता है, तो बहुत बार रिपीट होगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो सेल्यूलोज वर्ड वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्लांट सेल की जो सेल वॉल बनी है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हम देखेंगे द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कहाँ पे? एनिमल सेल में। सेकेंड पॉइंट हम प्लांट सेल्स में देखते हैं, तो आप पढ़ेंगे प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड यहाँ पे पाए जा रहे हैं। क्या होता है प्लास्टिड? प्लास्टिड के अंदर ही क्या होगा? क्लोरोफिल वहाँ पे पाया जाएगा। तो एनिमल सेल में हम देखते हैं कि प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। बहुत ऑब्वियसली बात है कि एनिमल सेल में क्या होंगे? प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आप देखोगे लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। यानी कि जो प्लांट सेल्स होती हैं बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं उनमें। हमने कहा था ये प्लांट सेल है और ये इतने बड़े यहाँ पे क्या है? पूरा ये वैक्यूल है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है कि वैक्यूल्स क्या होते हैं? या तो नहीं होंगे, होंगे तो बहुत छोटे होंगे और नंबर में ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये क्या है? एनिमल सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, या तो वैक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? इट लैक सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम। प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, और एनिमल सेल की बात करें तो दे हैव सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम, इसमें ये पाए जाते हैं। ये क्या है? बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में। तो इस डिफरेंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हम एक और डिफरेंस देखेंगे, और ये डिफरेंस क्या है?
द डिफरेंस बिटवीन अ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूकैरियोट में क्या होता है। यूकैरियोट possess a membrane bound organelles, और प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज होती हैं प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनेलीज होंगी और कहीं पे तो ऑर्गेनेलीज पाई ही नहीं जाती हैं। जहाँ पे कुछ होंगी तो वो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, यानी कि वो एक मेम्ब्रेन से कवर नहीं होंगी, एक झिल्ली से कवर नहीं होते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड में आप पढ़ोगे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस ऑफ अ सेल हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस में क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसीलिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म पूरा तरल है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो उसे साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, अलग करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, हायर प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। किसके एग्जाम्पल चाहिए, यूकैरियोट्स के। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, क्लियर, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये है दोनों में डिफरेंस, किसमें, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। तो क्या होता है, सबसे जो प्रोकैरियोट है, नाम इंडिकेट क्या कर रहा है, प्रोकैरियोट। प्रो यानी कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि जो सबसे पहले जो कोशिका जिनका उद्भव हुआ था, और या फिर आप ये मान सकते हो कि पी से प्रोकैरियोट और पी से पुरानी सेल। अब पुरानी सेल वो है कि जिसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नहीं हुआ है। और यूकैरियोट क्या है, यूकैरियोट यानी कि जिसमें जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है और उस सेल का फुली डेवलपमेंट हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं सब में यही पाया जाएगा, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो ये दोनों के बीच क्या है, एक जनरल सा डिफरेंस है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।